हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री का अगला टॉपिक आपके सामने आने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर टीसीए साइकिल या फिर हम जिसे कहते हैं क्रैब साइकिल। ठीक है, इससे पहले हमने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में कंप्लीट कर लिया था कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। सबसे पहले हम इसके नाम के बारे में बात कर लेते हैं कि पहला जो नाम बढ़ा है इसका क्रैब साइकिल, वो किस आधार पर इसको नाम दिया गया। तो 1937 के अंदर एक साइंटिस्ट हुए, हेंस एडोल्फ क्रैब। ठीक है, जो कि जर्मन बोर्ड ब्रिटिश बायोकेमिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले इसकी खोज करी थी। ठीक है, और खोज किस में की गई, तो पिजन की जो ब्रेस्ट मसल्स होती हैं उनके अंदर जब उन्होंने ऑक्सीडेशन को देखा, यानी या फिर हम कहें ऑक्सीजन के कंजप्शन को देखा, तब उन्होंने इस साइकिल की खोज की। तो इसलिए उन्होंने अपने नाम पे इसको नाम दे दिया, जिसे अपन क्रैब साइकिल के नाम से जानते हैं। अगला होता है हमारे सामने टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल क्यों दिया गया? क्योंकि इसके अंदर जो कंपाउंड बनता है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जिसे अपन सिट्रेट कहते हैं या फिर सिट्रिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे कहा जाता है टीसीए साइकिल। इसी तरीके से टीसीए को ही क्या कहा जाता है, फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहा जाता है, सिट्रेट या फिर सिट्रिक एसिड कहा जाता है। इसलिए अपन इसे क्या कह देते हैं, सिट्रिक एसिड कह देते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो जो सिट्रिक एसिड साइकिल है या फिर टीसीए साइकिल है, इसके अंदर हम देखें तो लगभग 65 टू 70% जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो केवल और केवल किसके अंदर होता है, टीसीए साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जो सिट्रिक एसिड साइकिल है या फिर टीसीए साइकिल है, एक फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे होता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट्स हो या फिर अमीनो एसिड्स हो। यानी कि फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपका सब्सटेंस होगा, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है या फिर प्रोटीन है, उसको इससे होके गुजरना ही पड़ेगा, तभी वो एडीपी के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो पाएगा। अगर ये इस पाथवे को स्किप कर देगा तो वो एटीपी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, यानी कि वो हमें एनर्जी जो है वो नहीं दे पाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल है एक फाइनल कॉमन पाथवे है। कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, अमीनो एसिड हो, सबके लिए कॉमन पाथवे यहाँ पे ये काम करता है। इंपॉर्टेंट बात आती है हमारे सामने, तो ये जो आपका सिट्रिक एसिड साइकिल है, यहाँ पे जो एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, एसिटिल कोएंजाइम ए है, इस एसिटिल कोएंजाइम ए को ऑक्सीडाइज किया जाता है या फिर हम कहें ऑक्सीडेशन चलता है यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम ए का, और वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, CO2 के अंदर, और किसके अंदर, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। वो वहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है यहाँ पे टीसीए साइकिल है, ये टीसीए साइकिल ना केवल आपका एनर्जी सप्लाई के काम करता है हमारे लिए, ना केवल एनर्जी सप्लाई के लिए काम करता है, बल्कि एनर्जी सप्लाई के साथ साथ ये हमें कुछ ऐसे इंटरमीडिएट भी प्रोवाइड कराता है जो कि आगे चल के हमें सिंथेसिस कराते हैं अमीनो एसिड्स का, ग्लूकोज का, और ऐसे बहुत सारी चीज़ों का सिंथेसाइज भी कराते हैं। तो हमें पता है कि दो तरीके की प्रोसेस होती है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है, एक एनाबॉलिक प्रोसेस होती है। कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कैटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है उसका मतलब होता है किसी चीज़ का डीजनरेशन होना, यानी कि वो चीज़ टूटती है, टूटने के बाद वहाँ से जो प्रोडक्ट है वो बनते हैं। इसी तरीके से एनाबॉलिक एक प्रोसेस होती है, आपको पता होगा क्या होती है, एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है कि दो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और आपस में मिलने के बाद कुछ नई चीज़ बन के हमारे सामने निकल के आती है, उसे अपन कहते हैं एनाबॉलिक। तो कैटाबॉलिक की हमें पता है कि चीज़ें यहाँ पे टूट रही हैं और टूटने के बाद नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन एनाबॉलिक भी ये प्रोसेस होता है। किस तरीके से एनाबॉलिक प्रोसेस होता है कि ये हमें कुछ ऐसे इंटरमीडिएट प्रोवाइड कराता है जिनसे जाके अमीनो एसिड्स या फिर ग्लूकोज का सिंथेसाइज हो रहा होता है। तो एक तरीके से ये कैसी प्रोसेस हो जाती है, एनाबॉलिक प्रोसेस हो जाती है। अगले हम बात करें कि यदि दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही हैं, यानी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस दोनों एक साथ हो रही हैं, तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, एम्फीबॉलिक इन नेचर कह देते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल है यहाँ पे टीसीए साइकिल है, वो किस तरह की प्रोसेस है, तो हमें बताना है कि वो एक एम्फीबॉलिक प्रकार की प्रोसेस है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन बातें मैंने आपके लिए बताई थी। अब हम इस स्लाइड पे बढ़ते हैं आगे कि क्या क्या है लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले हमें पता चला कि सिट्रिक एसिड साइकिल है वो सबसे पहले हेंस एडोल्फ क्रैब नाम के साइंटिस्ट ने खोजी थी 1937 के अंदर, ये हमने पढ़ लिया। और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया 1953 के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी ये खोज थी। और खोज कहाँ करी इन्होंने, सबसे पहले पिजन की जो ब्रेस्ट मसल्स होती हैं उसके अंदर इन्होंने ऑक्सीजन का कंजप्शन देखा, और तब जाके इन्होंने पता लगाया इस साइकिल के बारे में और इसे नाम दिया अपना क्रैब साइकिल। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो टीसीएस साइकिल है ये एक सीरीज केमिकल रिएक्शंस की, यानी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे चलती हैं, उसकी सीरीज को, कंप्लीट सीरीज को अपन क्या कहते हैं, टीसीएस साइकिल कह रहे हैं। और ये एरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को हमें मिलती है। ग्लाइकोलाइसिस की क्या खास बात थी कि ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक और एनारोबिक दोनों जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर चल रहा होता है, लेकिन यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो जाएगी तभी क्रैब साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो पाएगा, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस सिर्फ और सिर्फ एरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं टू रिलीज स्टोर्ड एनर्जी थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए डेराइव्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन्स इनटू एटीपी। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास जो स्टोर्ड एनर्जी होती है
उसका ऑक्सीडेशन होता है सबसे पहले। किस तरीके से, देखिए कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन से किसी भी सोर्स को ले लीजिए और उसको लेने के बाद वो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर एंटर करेगा और प्रोसेस करने के बाद उससे बनेगा आपका क्या, एसिटिल कोएंजाइम ए ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, ठीक है। और एसिटिल कोएंजाइम ए बनने के बाद इसका होगा क्या, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होने के बाद हमें H2O मिलेंगे, CO2 मिलेंगे, देन यहाँ से जाके हमें NADH FADH भी मिलते जाएंगे, जो कि आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जाके हमें क्या देंगे, ATP के रूप में एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। ये पूरा प्रोसेस होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, जाके एनर्जी किस तरीके से हमें मिलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये आखिर होता कहाँ पर है। यदि हम इसकी लोकेशन देखें कि ये सेल के अंदर चलो चल रहा है, किसी ने बताया कि TCA सेल के अंदर चल रहा है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि TCA सेल के अंदर कौन सी जगह पे होता है, ठीक है। सेल बहुत बड़ी है, बहुत सारे ऑर्गेनेलिज उसके अंदर होते हैं, तो ये होता है दिस साइकिल अकर्स इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स होती है उसके अंदर ये साइकिल चल रही होती है, क्रेब साइकिल या फिर TCA साइकिल। और माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर हमें देखने को मिलेगा, यूकैरियोट्स जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर हमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। वहीं प्रोकैरियोट्स की हम बात करें तो वहाँ पे हमें पता है कि सेल ऑर्गेनेलिज बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते, यानी एब्सेंट होते हैं। और वहाँ पे यानी कि लेस डेवलप्ड प्रकार की सेल होती है जो प्रोकैरियोट सेल होती हैं, तो वहाँ पे सेल ऑर्गेनेलिज नहीं मिलेंगे, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होगा। और जब माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा तो वहाँ पे क्रेब साइकिल या TCA साइकिल नहीं चल पाएगी। तो फिर हम बात करते हैं कि आखिर प्रोकैरियोट्स के अंदर कहाँ पे ये साइकिल चल रही होती है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर साइटोसोल के अंदर ये जो आपकी प्रोसेस है या फिर हम कहें क्रेब साइकिल TCA साइकिल है वो चल रही होती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि यदि यूकैरियोट्स के अंदर पूछे तो हमें मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बताना है, और प्रोकैरियोट्स के अंदर बात करें तो हमें साइटोसोल के बारे में बतानी है। वहीं ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर आपका चल रहा होता है, प्रोकैरियोट्स या फिर यूकैरियोट्स दोनों के अंदर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि दिस साइकिल कंप्लीट इन टोटल 8 स्टेप, यानी कि टोटल 8 स्टेप के अंदर 8 पदों में ये जो साइकिल है कंप्लीट हो जाता है। और सारे पद के बारे में या सभी स्टेप के बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, एक एक की हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम स्टेप्स ऑफ TCA साइकिल की बात करते हैं। तो TCA साइकिल के टोटल कितने पद हैं हमारे सामने, 8 स्टेप में ये कंप्लीट हो जाता है। वहीं ग्लाइकोलाइसिस की हम बात करते हैं तो वहाँ पे कितने पद थे हमारे सामने, 10 पद, यानी कि 10 स्टेप्स हमारे सामने थे। वहीं जो TCA साइकिल है वो टोटल 8 स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप नंबर 1 की। अब स्टेप नंबर 1 में आने से पहले आप एक चीज़ पता होना चाहिए कि एक चलती है लिंकेज रिएक्शन। किस तरीके से लिंकेज रिएक्शन चलती है वो समझिए। सबसे पहले एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, वो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या किया, एंटर किया, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंटर करने के बाद 2 मॉलिक्यूल बने किसके, पायरुविक एसिड के, ठीक है। अब पायरुविक एसिड एंटर करेगा किसके अंदर, लिंकेज रिएक्शन के अंदर, और लिंकेज रिएक्शन के अंदर एंटर करने के बाद वहाँ से हमें मॉलिक्यूल मिलेंगे क्या, एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए मिलेगा जो कि कैसा है, एक 2 कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड है एसिटिल कोएंजाइम ए। इसके बाद ये एंटर करेगा आपका किसके अंदर, TCA साइकिल के अंदर। अब TCA साइकिल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है कौन, ऑक्जेलो एसीटेट, जो कि कैसा है, एक 4 कार्बन कंपाउंड है। अब यदि हम इसके ओवरव्यू की बात करें तो देखिए, जो क्रेब साइकिल है ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कार्बन एसिटिल कोएंजाइम ए विद 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसीटेट, ठीक है। और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जब सीधी सी बात है 4 कार्बन कंपाउंड और 2 कार्बन कंपाउंड मिलेंगे तो टोटल मिलने से क्या बनेगा, 6 कार्बन कंपाउंड मिलेगा। और 6 कार्बन कंपाउंड क्या होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर सिट्रेट जिसे अपन कहते हैं, जो कि यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। अब देखिए, तो कॉम्बिनेशन हुआ 4 कार्बन कंपाउंड और 2 कार्बन कंपाउंड का, देन हमें क्या फॉर्मेशन बना हमारे सामने, 6 कार्बन कंपाउंड बना, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, सिट्रेट कह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इस रिएक्शन के अंदर एक 2 कार्बन होते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसके अंदर, CO2 के अंदर। तो हमें 2 मॉलिक्यूल किसके मिलेंगे, CO2 के 2 मॉलिक्यूल मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ऑक्जेलो एसीटेट होता है ये वापस से क्या कर जाता है, रीजनरेशन हो जाता है, यानी रीजनरेट हो जाता है या फिर रिसाइकल हो जाता है, और साइकिल के अंदर वापस से घूमता रहता है और नए एक एसिटिल कोएंजाइम ए की प्रतीक्षा में वेटिंग करता रहता है कि वो आएगा, वापस से मैं साइकिल को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ये मैंने आपको क्या बताया, ओवरव्यू बताया। अब हम एक एक स्टेप के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, पहले स्टेप की हम बात कर रहे थे, तो पहले स्टेप में क्या है हमारे सामने, एसिटिल कोएंजाइम ए कंबाइंड विद द 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसीटेट, ठीक है, एंड रिलीज द कोएंजाइम ए ग्रुप रिजल्टिंग इन अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड सिट्रेट। यानी कि 2 कार्बन कंपाउंड क्या आया हमारे सामने, एसिटिल कोएंजाइम ए आया, देन 4 कार्बन कंपाउंड आया हमारे सामने ऑक्जेलो एसीटेट। दोनों के मिलने से सबसे पहले निकलेगा यहाँ से कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए निकलने के बाद 4 और 2 कार्बन आपस में मिलेंगे और एक 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा, जिसे अपन क्या कहते थे, सिट्रेट कह रहे थे, ठीक है। तो स्टेप 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अपन एंटर करते हैं किसके अंदर, स्टेप नंबर 2 के अंदर। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, देखिए, इन सेकंड स्टेप सिट्रेट गेट्स कन्वर्टेड टू आइसोसिट्रेट एन आइसोमर ऑफ सिट्रेट। यानी कि अब यहाँ पे जो सिट्रेट बना है इसका आइसोमराइजेशन होगा, समावयवीकरण होगा, और समावयवीकरण होने के बाद ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये साइकिल छोटी साइकिल है, यानी इसमें डिटेल में नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, जिसे अपन क्या कह देते हैं, आइसोसिट्रेट कह देते हैं। इसको यहाँ पे इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, साथ ही साथ हम बात करें कि ये लेस
स्टेबल होता है, यानी अनस्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे इसको नहीं दिखाया गया है। लेकिन जब हम डिटेल में साइकिल के बारे में बात करेंगे पीछे, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आइसोसेट्रेट किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हमें पता लगा कि सेकंड स्टेप के अंदर क्या बना, जो सिट्रेट था वो आइसोसिट्रेट के अंदर चेंज हो गया, आइसोमर है किसका, सिट्रेट का आइसोमर, ठीक है। दिस इज अ टू स्टेप प्रोसेस, यानी कि सिट्रेट का आइसोसिट्रेट के अंदर चेंज होना क्या है, एक टू स्टेप प्रोसेस है। सिट्रेट फर्स्ट लूज अ वाटर मॉलिक्यूल, यानी सबसे पहले एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा किसके अंदर से, सिट्रेट के अंदर से, एंड देन गेन वन टू फॉर्म आइसोसिट्रेट, यानी फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल को लिया जाएगा और फिर क्या बनाया जाएगा, आइसोसिट्रेट बनाया जाएगा। यानी कि दो स्टेप होंगे, दो स्टेप कौन से होंगे, सबसे पहले स्टेप के अंदर वाटर मॉलिक्यूल को लूज किया जाएगा, सिट्रेट के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर दिया, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा कि जो सिट्रेट मॉलिक्यूल है वापस से एक वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, गेन करेगा, और गेन करने के बाद क्या बन जाएगा हमारे सामने, आइसोसिट्रेट बन के कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड स्टेप के अंदर जो भी चीज़ें चलेंगी वो आइसोसिट्रेट के अंदर चलेंगी, किस तरीके से देखिए। थर्ड स्टेप की हम यहाँ पे बात करते हैं। द थर्ड स्टेप इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोसिट्रेट, यानी कि अब यहाँ पे आइसोसिट्रेट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और आइसोसिट्रेट का ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या मिलेगा हमारे सामने, अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज लिविंग बिहाइंड अ 5 कार्बन मॉलिक्यूल, यानी कि जैसे ही आइसोसिट्रेट का ऑक्सीडेशन हुआ तो सबसे पहले एक कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा हमारे सामने, एक अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बन जाएगा, जो कि कैसा है, 5 कार्बन कंपाउंड है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, क्योंकि अल्फा कीटो ग्लूट्रेट एकमात्र ऐसा कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड है जो कि पूरी साइकिल के अंदर बनता है। सारे इसके अंदर कैसे हैं, 4 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड होते हैं, लेकिन एकमात्र 5 कार्बन कंपाउंड कौन सा होता है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट होता है। आरपीएससी के अंदर जो एग्जाम वगैरह चलते हैं सेकंड गेट फर्स्ट गेट, उनके अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होगा यहाँ पे देखिए, तो Na प्लस है वो रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, NADH के अंदर, ठीक है। NAD किसके अंदर रिड्यूस हो जाएगा, NADH के अंदर। यहाँ पे देखिए ये एक NAD हमारे सामने रिड्यूस हुआ, यानी हाइड्रोजन का ऐड होगा इसके अंदर, और ये हाइड्रोजन को ऐड करके क्या हो जाएगा, NADH के अंदर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये जो पूरी प्रोसेस चल रही होती है, ये पूरी प्रोसेस कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि यहाँ पे एक एंजाइम वर्क कर रहा होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। जो थर्ड स्टेप के अंदर मैं आपको फिर से बताऊँ क्या हो रहा है, कि सबसे पहले आइसोसिट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा, 6 कार्बन कंपाउंड के इसके अंदर चेंज हो जाएगा, 5 कार्बन कंपाउंड के अंदर चेंज हो जाएगा, जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि NADH का क्या फंडा है वो समझिए आप यहाँ पे। ये जो NADH होते हैं, NADH, ठीक है, ये हमें जब ETS के अंदर एक चेंज होंगे, यानी ETS के अंदर जब ये जाएंगे तो हमें क्या देंगे वहाँ पे, ये 2.5 ATP हमें देने वाले हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक यहाँ पे FADH बनेगा, आगे के स्टेप में मैं आपको बताऊंगा। तो जो FADH होता है वो हमें ETS के अंदर जाके क्या देगा, 1.5 ATP यानी 1.5 ATP देने वाला है। बहुत सारी बुक्स के अंदर आपने जो NADH से है 3 ATP बनते देखे होंगे, और FADH से 2 ATP बनते हुए देखे होंगे। लेकिन जब आप हायर लेवल की बुक्स के अंदर पढ़ोगे, नेट JRF की बुक्स जो आती हैं उनके अंदर आप पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो काउंटिंग है वो 2.5 ATP और 1.5 ATP के हिसाब से की जाती है। आगे जब मैं आपको ये साइकिल कंप्लीट कराने के बाद जब एनर्जी के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से एनर्जी या कितनी एनर्जी फॉर्म हुई है यहाँ पे, तो हम उसकी काउंटिंग भी करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये 3 स्टेप समझ में आ गए। अब अपन आगे बढ़ते हैं किसके अंदर, स्टेप 4 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्टेप 4, 3 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, स्टेप 4 के अंदर हम आ रहे हैं। देखिए अब हमारे सामने क्या बन गया है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बन गया है, जो कि ये कैसा है, 5 कार्बन कंपाउंड है। ये ऑक्सीडाइज होगा और रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, NAD प्लस, ठीक है। NAD प्लस कहाँ किसके अंदर चेंज हो जाएगा, NADH के अंदर यहाँ पे चेंज हो जाने वाला है, और रिलीज क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि तीसरे स्टेप और चौथे स्टेप के अंदर हमें 2 मॉलिक्यूल किसके मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पे मिल गया, और वापस से हमें क्या मिलेगा, NAD प्लस मिलेगा, जो किसके अंदर रिड्यूस हो जाएगा, NADH प्लस के अंदर रिड्यूस हो जाने वाला, जो फिर से हमें कितनी ATP देगा, 2.5 ATP देगा, जब ये एंटर करेगा किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब देखिए जो कोएंजाइम ए है इज पिक्ड बाय द एंजाइम बाय द रिमेनिंग ऑफ 4 कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्मिंग एन अनस्टेबल कंपाउंड सक्सिनिल कोएंजाइम ए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो कोएंजाइम ए जो छोड़ा था किसने, एसिटिल कोएंजाइम ए ने जो कोएंजाइम ए को छोड़ा था उसको वापस से पिक कर लिया जाता है, किसके द्वारा पिक किया जाता है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए के द्वारा पिक किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनाता है, एक लेस स्टेबल यानी कि अनस्टेबल कंपाउंड बनता है सक्सेल कोएंजाइम ए, ठीक है। कौन इसको लेता है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट लेता है। ग्लूट्रेट लेने के बाद एक 4 कार्बन कंपाउंड बनाता है, एक दोबारा से कार्बन का लेस हुआ और किसके फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में वो यहाँ से निकल गया। निकलने के बाद एक 4 कार्बन कंपाउंड बनता है जो कि अनस्टेबल होता है, तो इसे क्या कहते हैं, सक्सेनिल कोएंजाइम ए बनता है 4 स्टेप के अंदर। और अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कैटलाइज एज द एंटर प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे फिर से कौन सा एंजाइम काम करता है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज ही इस पूरी प्रोसेस में क्या करता है, एंजाइम के रूप में वर्क करता है, ठीक है। अगले स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं, 5 स्टेप, यानी 5वें स्टेप में हम क्या देखेंगे कि जो कोएंजाइम ए है
फ्रॉम सक्सेनिल कोएंजाइम ए इज रिप्लेस्ड विद अ फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि जो कोएंजाइम ए है अब इसको रिप्लेस किया जाएगा किसके द्वारा, एक फॉस्फेट ग्रुप के द्वारा। और फॉस्फेट ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पे हमें एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। कैसे, देखिए, इट इज देन ट्रांसफर्ड टू एडीपी टू मेक एटीपी, यानी कि अब जो सक्सेनिल कोएंजाइम के पास जो कोएंजाइम था उसको रिप्लेस किया जाएगा किसके द्वारा, फॉस्फेट ग्रुप के द्वारा। इस फॉस्फेट ग्रुप को किसको दिया जाएगा, एडीपी को दिया जाएगा, और एडीपी इस फॉस्फेट ग्रुप को लेके किसके अंदर चेंज हो जाएगा, एटीपी के अंदर चेंज हो जाएगा। आपको पता है एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि 2 फॉस्फेट ग्रुप इसके पास है, और एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि यहाँ पे जो तीसरा फॉस्फेट ग्रुप है वो आ चुका है। अब तीसरा फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आया है, जिसको रिप्लेस किया गया है किसके द्वारा, सक्सेनिल कोएंजाइम ए के कोएंजाइम द्वारा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद एडीपी बन जाएगा, और जो सक्सेनिल कोएंजाइम है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, सक्सीनेट के अंदर यहाँ पे चेंज हो जाने वाला है, जो कि कैसा है, एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल है जो यहाँ पे बनेगा इस प्रोसेस के अंदर। देखिए, यहाँ पे सक्सेनिल कोएंजाइम ए था जो कि कैसा है, 4 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ से कोएंजाइम ए को रिप्लेस किया गया फॉस्फेट ग्रुप के द्वारा, और फॉस्फेट ग्रुप के द्वारा जब इसे चेंज किया गया तो यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप निकला, और उस फॉस्फेट ग्रुप को एडीपी ने ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एटीपी के रूप में कन्वर्ट हो गया, जो कि हमें डायरेक्ट एनर्जी देने वाला है। ठीक है, अब एक H2O का मॉलिक्यूल इसके अंदर एंटर करेगा, एंटर करने के बाद ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 4 कार्बन कंपाउंड में ही कन्वर्ट होगा, किसके द्वारा, सक्सीनेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे तक क्या हो गया, आपका 5 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन एंटर करेंगे 6 स्टेप के अंदर। क्या होता है, देखिए, सक्सीनेट इज ऑक्सीडाइज टू फ्यूमरेट, यानी कि अब जो सक्सीनेट बना है जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है ये ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होगा यानी कि यहाँ से FeDH2 निकलने वाला है। ठीक है, FeDH2 निकलेगा कैसे, देखिए, फ्यूमरेट के अंदर यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, 2 हाइड्रोजन एटम्स आर ट्रांसफर टू FeD टू प्रोड्यूस FeDH2, यानी कि हाइड्रो ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि हाइड्रोजन का ऐड होगा। ऐड होने के बाद क्या होगा, जो FeD प्लस है यहाँ से 2 हाइड्रोजन लेके और क्या बना लेगा, FeDH2 बना लेगा। ठीक है, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे FeD के लिए, और ये किसके अंदर बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा FeDH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। FeDH2 transfer its electron directly to the electron transport chain since the enzyme carrying out। ठीक है, अब FeDH2 क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, जहां से हमें ये कितने एटीपी देगा, 1.5 एटीपी ये देने वाला है। फिर मैं आपको बता दूं कि कई सारी बुक्स में 2 एटीपी दिए जाते हैं FeDH2 के द्वारा, और 3 एटीपी दिखाए जाते हैं किसके द्वारा, NADH2 के द्वारा। लेकिन जो बड़ी बुक्स आप पढ़ेंगे नेट लेवल की, JRF लेवल की, तो वहाँ पे बताया जाता है कि 2.5 एटीपी तो मिलते हैं हमें NADH2 से, और 1.5 एटीपी मिलते हैं हमें कैसे, FeDH2 से। तो FeDH2 है वो 1.5 एटीपी देगा एक FeDH2। ठीक है, कितने एटीपी दे रहा है हमें, 1.5 एटीपी दे रहा है। और कहाँ देगा ये हमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जब ये एंटर करेगा तो वहाँ से हमें एटीपी की फॉर्म में एनर्जी मिलने वाली है। ठीक है, अब देखिए, द रिएक्शन इज एम्बेडेड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ये जो रिएक्शन चलेगी ये कहाँ पे चलेगी, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पे ये प्रोसेस चलने वाली है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। ठीक है, अब देखिए 6 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और 6 स्टेप के अंदर क्या बन गया, यहाँ पे हमारे सामने फ्यूमरेट तक हम आ चुके हैं, जो कि एक कैसा है, 4 कार्बन कंपाउंड है, FeDH2 यहाँ पे हमें निकल चुका है। ठीक है, लास्ट में जब हम एनर्जी की काउंटिंग करेंगे तो मैं आपको दोबारा से करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिए 7 स्टेप के अंदर अपन एंटर करते हैं, और 7 स्टेप में हमारे सामने क्या है, अब वाटर मॉलिक्यूल इज एडेड टू फ्यूमरेट विच इज देन कन्वर्टेड टू मेलेट, यानी कि अब यहाँ पे एक बटर मॉलिक्यूल फिर से ऐड होने वाला है, यानी कि टोटल 3 बटर मॉलिक्यूल यहाँ पे काम आने वाले हैं। पहला काम आया हमारे सामने दूसरे पहले स्टेप के अंदर, फिर 5th स्टेप के अंदर काम आया, और लास्ट में 7th स्टेप के अंदर हमें एक वाटर मॉलिक्यूल फिर से काम आ रहा है। ठीक है, और काम आने के बाद फ्यूमरेट के अंदर जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा तो ये किसके अंदर बदल जाएगा, मेलेट के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप के में बढ़ते हैं 8वें स्टेप में, द ऑक्सीडेशन ऑफ मेलेट रीजनरेट ऑक्सिलो एसीटेट। हमें दोबारा से ऑक्सिलो एसीटेट को रीजनरेट करना होगा, क्योंकि साइकिल को फिर से चलाना है, टोटल 2 बार ये साइकिल चलने वाली है। तो ऑक्सिलो एसीटेट क्या करता है, रीजनरेट हो जाता है, साथ ही साथ ये क्या करता है कि एक तरीके से दोबारा से रिसाइकिल हो जाता है। ठीक है, तो मेलेट रीजनरेट किसको करेगा, ऑक्सिलो एसीटेट को करेगा, और किससे करेगा, ऑक्सीडाइज होकर इसको रीजनरेट करेगा ऑक्सिलो एसीटेट को। ठीक है, अब 4 कार्बन कंपाउंड है जो कि क्या है, ऑक्सिलो एसीटेट कैसा है, 4 कार्बन कंपाउंड है। लास्ट स्टेप के अंदर अपन एंटर कर चुके हैं, 8वें स्टेप के अंदर एंटर कर चुके हैं। एंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ NADH इज रिड्यूस टू NADH प्लस इन दिस स्टेप, यानी एक और NADH का मॉलिक्यूल हमें टोटल मिलने वाला है, यानी कि टोटल कितने मिले हमें, 3 NADH मिले। ठीक है, और कितने मैंने, एक हमें ATP मिला टोटल, और एक हमें क्या मिला, FeDH2 मिला। अब अपन TCA साइकिल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। आई होप यहाँ तक आपको जो साइकिल है वो कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। इसका रिव्यू मैं आपको फिर से लास्ट में रिवाइज के रूप में कराने वाला हूँ, रिवीजन कराऊंगा। अभी दोबारा साइकिल को हम क्लियरली समझेंगे। अभी हमने डिटेल में इसको पढ़ा, टोटल स्टेप हमने पढ़े, एक एक स्टेप के बारे में बात की, फिर कंप्लीट साइकिल को मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके पहले हम देख लेते हैं एंड प्रोडक्ट्स ऑफ TCA साइकिल, यानी TCA साइकिल के जो एंड प्रोडक्ट है, हमें प्रोडक्ट क्या क्या मिला वो देखिए। टोटल हमें 6 NADH मिले।
ठीक है। कैसे मिले कि हमें टोटल एक बार की साइकिल करने में ये कितनी देता है, हमें 3 NADH देता है, लेकिन ये साइकिल टोटल कितनी बार चलती है, 2 बार चलती है। ठीक है, 2 बार चलती है तो हमें कितने NADH मिलेंगे, 6 NADH हमें मिल रहे हैं। इसके साथ ही हमें एक बार चलने से कितने ATP मिलता है, 1 ATP मिला, ये हमें दिख रहा है। लेकिन ये साइकिल कितनी बार चलता है, 2 बार, तो कितने ATP मिलेंगे हमें टोटल, 2 ATP मिलेंगे। यहाँ तक क्लियर है। ऐसे ही हमें एक बार के चलने से कितने FADH मिलते हैं, 1 FADH मिलता है, लेकिन ये साइकिल कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा, तो कितने FADH2 मिलेंगे हमें, 2 FADH2 मिलने वाले हैं। यानी कि टोटल ये प्रोडक्ट्स आपके सामने बनने वाले हैं टोटल TCA साइकिल के चलने से। टोटल कितनी बार चल रही है, 2 बार ये साइकिल कंप्लीट होगी। ठीक है, अब देखिए हम फिर से इसको समझते हैं साइकिल को। अब कंप्लीट एक बार में ही सारे समझ लेते हैं, डिटेल में हमने पढ़ लिया, एक एक स्टेप में क्या हो रहा है, इसको कंप्लीट हम रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले ग्लूकोज और फैटी एसिड कन्वर्ट होंगे, और कन्वर्ट होने के बाद क्या बनाएंगे आपके सामने, एसिटिल कोएंजाइम A1 के हमारे सामने बन जाएगा, जो कि लिंकेज रिएक्शन का क्या है, बिग बाय प्रोडक्ट है। पायरुवेट एसिड होता है, पायरुवेट एसिड लिंक रिएक्शन के अंदर एंटर करता है, देन एसिटिल कोएंजाइम A हमारे सामने बन के आ जाता है। एसिटिल कोएंजाइम A और ऑक्सिलो एसिड जो कि पहले से प्रेजेंट है साइकिल के अंदर, ये दोनों कंबाइन होते हैं और यहाँ से कोएंजाइम A को क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। देन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो सिट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और एंजाइम क्या काम आता है यहाँ पे, सिट्रेट सिंथेसिस। सिंथेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का फॉर्मेशन होना, तो सिट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एंजाइम भी कौन सा काम कर रहा है, सिट्रेट सिंथेस। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, एक वाटर मॉलिक्यूल पहले ऐड होगा, देन रिमूव हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये साइकिल चलती रहती है, पहले ऐड होगा फिर रिमूव हो जाएगा, ये हमें पता था सेकंड स्टेप में होने वाला है। यहाँ पे जो एंजाइम काम आएगा वो एक्टिनिटीज काम आएगा, और किसके अंदर सिट्रेट है वो आइसोमराइजेशन होगा यहाँ पे, और क्या बन जाएगा, आइसोसिट्रेट बन जाएगा हमारे सामने। ठीक है, अब एक इस स्टेप के अंदर, अगले स्टेप में NADH आएगा और वो ऑक्सीडाइज होगा किसके अंदर, NADH के अंदर। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम आने वाला है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेट। एक मॉलिक्यूल किसका निकल जाएगा, CO2 का निकल जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में हम देखेंगे ये जो 6 कार्बन कंपाउंड था आइसोसिट्रेट, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 5 कार्बन कंपाउंड, जिसे अपन कह रहे हैं अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट के बाद क्या होगा, जो कोएंजाइम है उसको वापस से एंटर कराया जाएगा इसके अंदर। NADH फिर से रिलीज हो जाएगा किसके, ऑक्सीडाइज हो जाएगा NADH के अंदर। और ये एंजाइम काम आने वाला है कौन सा, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, और वापस से क्या निकलेगा, एक CO2 मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, यानी टोटल CO2 मॉलिक्यूल हमारे सामने कितने निकले, 2 निकले। ठीक है, और जो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, 4 कार्बन कंपाउंड किसके अंदर चेंज हो जाएगा, सक्सेनिल कोएंजाइम के द्वारा। ठीक है, अब वापस से कोएंजाइम को यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा, जो कोएंजाइम वापस हमने कहाँ लिया था, अल्फा कीटोग्लूट्रेट ने लिया था, कोएंजाइम को ऐड किया, सक्सेनिल कोएंजाइम को अब यहाँ से निकाल दिया कोएंजाइम को वापस, तो सक्सेनिल कोएंजाइम से कोएंजाइम निकला तो क्या बना हमारे सामने, सक्सीनेट बना। ठीक है, जो कैसा है, एक 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, और सक्सेनिल कोएंजाइम सिंथेज यहाँ पे क्या आया हमारे सामने, एंजाइम काम में आया, क्योंकि सिंथेसिस हो रहा है किसका, सक्सेनिल कोएंजाइम का। ठीक है, और जो एक क्या बना हमारे सामने, ATP का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, जो कि हमने देखा था, जो GDP था, ADP था, वो ADP किसके अंदर चेंज होएगा, ATP के अंदर चेंज होएगा। ठीक है, अब जो सक्सीनेट है जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूमरेट के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। और एंजाइम कौन सा काम आएगा यहाँ पे, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल किसके अंदर हाइड्राइज होगा, FAD किसके अंदर चेंज हो जाएगा, FADH2 के अंदर चेंज हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल हमें इसका मिल गया। ठीक है, अब फ्यूमरेट के अंदर वापस से एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा और फ्यूमरेज नाम का एंजाइम आएगा, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मेलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और मेलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यहाँ पे काम आएगा, एक वापस से NAD+ किसके अंदर हाइड्रोलाइज होगा, NADH के अंदर, सॉरी ऑक्सीडाइज होगा किसके अंदर, NADH के अंदर, और हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सिलो एसिटेट वापस से क्या मिल गया हमारे सामने, रिसाइकिल होकर वापस हमारे सामने आ गया, और रिसाइकिल को फिर से कंटिन्यू कर देगा। एसिटिल कोएंजाइम में वापस इसके साथ एंटर करेगा, ऑक्सिलो एसिटेट मिलेगा, 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा, सिट्रेट वापस से आइसोमराइज होकर क्या बनेगा, आइसोसिट्रेट, और ये साइकिल कंप्लीट ऐसे चलती रहेगी। 2 बार ये साइकिल चलती है। ठीक है, कितनी बार चलती है, 2 बार ये साइकिल चलती है, जिससे कि हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये साइकिल है, इस तरीके से कंप्लीट होती है। मैंने आपको एक एक स्टेप में भी समझा दिया, वापस से रिवाइज करके मैंने आपको बता दिया कि कंप्लीट साइकिल किस तरीके से हमें पढ़नी होती है। आप इसको पहले स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, अब मैं आपको छोटी छोटी सी चीज़ बताता हूँ, कई बच्चे इसको ट्रिक से याद करते हैं। देखिए ये इतनी बड़ी साइकिल है, छोटी है खास, बड़ी भी नहीं है, आप उसको ट्रिक से याद करेंगे तो पहले आपको ट्रिक ही याद करनी पड़ेगी, और हो सकता है उस ट्रिक को भूल भी जाएँ। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं, ट्रिक से अच्छा है कि आप इसको समझें एक बार, और समझेंगे आप इसको कम से कम 4-5 बार पढ़ेंगे ना, खुद से पढ़ेंगे, तो मेरी गारंटी आप इसको 100% याद कर पाएंगे, आपको कोई भी ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बार ये कंप्लीट हो जाएगा, और ये साइकिल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको डिटेल में भी बता दिया स्टेप बाय स्टेप, और यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट साइकिल के रूप में भी, यानी रिवाइज के रूप में भी आपको बता दिया। अब अपन आते हैं कि एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, यानी कि हमें एनर्जी की काउंटिंग करनी है। हमारे सामने ग्लाइकोलाइसिस हो गया, TC हो गया, अब हमें ATP टोटल कितने मिलने वाले हैं वो हम देखेंगे। देखिए, व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज, जो कि अंडर को करता है किसके अंदर, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जाता है। 2 मॉलिक्यूल किसके बनते हैं, पायरुवेट के बनते हैं, और पायरुवेट के साथ एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल किसके बने, पायरुवेट के या फिर पायरुविक एसिड के बने। पायरुवेट इज ऑक्सीडेटिवली डीकार्बोक्सिलाइज्ड टू एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर क्या होगा, डीकार्बोक्सिलिक
रिलेशन हुआ ऑक्सीडेटिवली, ठीक है, जो कि कैसा है, एक 2 कार्बन कंपाउंड है, विच एंटर द TCA साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल, गेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड H2O, जो कि कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके अंदर, CO2 के अंदर और H2O के अंदर, ठीक है। और यहाँ से हमें ATP के फॉर्म में एनर्जी मिलती है, NADH2 के रूप में फॉर्म में एनर्जी हमें मिलती है। द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज बीइंग कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड H2O बाय ग्लाइकोलाइसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस से हमें क्या मिला, 2 NADH मिले और 2 ATP मिले। ग्लाइकोलाइसिस वीडियो में हमने एनर्जी का काउंटिंग किया था, ठीक है। 1 ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, पायरुवेट के अंदर चेंज हो गया। अब आइए यहाँ पे एक लिंकेज स्टेप, लिंकेज स्टेप के अंदर हमें वापस से क्या मिले, 2 NADH मिले, ठीक है। और 2 पायरुवेट एसिड कन्वर्ट किसके अंदर हो गए, 2 एसिटिल कोएंजाइम के अंदर हमें कन्वर्ट देखने को मिले, ठीक है। और 2 CO2 हमें देखने को मिली। ये लिंकेज रिएक्शन की क्या है, प्रोडक्ट है। अब ये जो 2 मिले हमें एसिटिल कोएंजाइम ए, ये एंटर करेंगे किसके अंदर, TCA साइकिल के अंदर। और TCA साइकिल के अंदर हमें क्या मिले, 6 NADH मिले, 2 FADH2 मिले और 2 ATP मिले, ठीक है। 2 बार साइकिल घूम रही है तो सारी चीज़ें 2-2 के हिसाब से होंगी। और जो 2 एसिटिल कोएंजाइम है ये कन्वर्टेड किसके अंदर हो गया, 4 CO2 और वाटर के अंदर हमें मिला। एक बार की साइकिल से 2 CO2 हमें मिल रहे थे, इसके अंदर देखिए आप, एक CO2 आपको यहाँ पे मिल रहा है, दूसरा पेन मैं यूज़ कर लेता हूँ, देखिए एक CO2 आपको यहाँ पे मिल रहा है, एक CO2 आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये कितनी बार मिलने से, एक बार के चलने से। लेकिन साइकिल कितनी बार चलती है, 2 बार चलती है। तो कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे हमें, 4 CO2 यहाँ पे मिलने वाले हैं। एक एसिटिल कोएंजाइम में से कितने मिलेंगे, 2 CO2 मिलेंगे, लेकिन 2 एसिटिल कोएंजाइम में से कितने मिलेंगे हमें, 4 CO2 मिलने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए और वाटर मिलेगा हमें। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमें कितनी एनर्जी मिलने वाली है। तो देखिए 2.5 ATP मिलते हैं किससे, NADH से। जब ये कहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर कहाँ जाता है, एंटर करता है। FADH2 से हमें कितना मिलता है, 1.5 ATP मिलता है, ठीक है। तो अब हम यदि इसको काउंट करके देखें तो देखिए पहले NADH2 को काउंट कर लेते हैं। 2 ये रहे, 2 ये रहे, 4, 6 और 4 कितने हैं, 10, 10 इंटू 2.5, ठीक है। कितना मिला हमारे सामने, 25। अब अपन FADH2 की काउंट करते हैं तो कितने में है, 2 FADH2 मिले 1.5, तो कितने मिले हमारे सामने, 3। और टोटल ATP कितने मिले हमें, 4, जो कि हमें डायरेक्ट क्या देंगे, एनर्जी देंगे। किसी भी चीज़ में ये फॉर्मेशन में चेंज नहीं होने वाला है। इसको आप टोटल करके देखोगे तो आप देखिए 5 और 3 8 4 12 की 2 हासिल 1 और 2 और 1 3, यानी कि टोटल कितने मिले हमारे सामने, 32 ATP हमारे सामने टोटल जनरेट हो गए। किससे, टोटल जो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का था वो एंटर करा सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, वहाँ से हमें 8 ATP मिले। देन वो लिंकेज रिएक्शन के अंदर आया तो वहाँ से 2 NADH2 के फॉर्म में हमें 5 टोटल ATP मिले, ठीक है। फिर वो वापस TCA के अंदर चेंज हुआ तो वहाँ से हमें टोटल जो एनर्जी मिली। उसके बाद कंप्लीट हम ATP की बात करें तो 32 ATP हमें फॉर्म होंगे किससे, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, ठीक है। एनर्जी हमें मिलने वाली है। तो यहाँ पे देखिए एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आया, 6 H2O आए, 32 ADP थे और 32 फॉस्फेट आए। तो हमें क्या मिला, 6 CO2 मिले, 6 H2O मिले और क्या मिली हमें, 32 ATP के फॉर्म में क्या मिली, एनर्जी मिली। तो इस तरीके से जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और सिट्रिक एसिड साइकिल है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। आई होप जो आपको साइकिल है वो कंप्लीट हो गई होगी, याद हो गई होगी। नहीं हुई है तो वापस आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। आपको जरूर से जो वीडियो ये है सिट्रिक एसिड साइकिल है वो समझ में आ जाएगी। मैंने कंप्लीट खोल के भी आपको बताई है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।